चैप्टर चला है नेशनल इनकम, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सभी। गिविंग रीजंस classify the following into intermediate goods and final goods। पहला कंप्यूटर परचेज बाय अ स्कूल, ये फाइनल गुड्स है, ये फिक्स्ड एसेट है। सेकंड पॉइंट, कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय अ स्कूल कैंटीन, फिक्स्ड एसेट नहीं है सर, एक्सपेंस है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है सबको? पेज 17, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे सभी। पेज 17, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। तो आंसर पूछा, आंसर दिया हुआ है, मीनिंग पूछा हुआ बेसिकली, गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट, और दूसरी प्रोडक्शन के लिए वो फिक्स्ड गुड्स है, नॉन रॉ मटेरियल, एंड आर मेंट फॉर रीसेल, इसको बाद में बेचेंगे, और फॉर यूजिंग अप कंप्लीटली ड्यूरिंग द ईयर, या फिर उसको अपने बिजनेस के अंदर यूज कर लेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि कैंटीन वाले ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी तो यूज कर लेगा, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जांपल रॉ मटेरियल। दूसरा फाइनल गुड्स का मीनिंग, गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ, कंजम्पशन के लिए हो तो क्या कहलाता है? कंजम्पशन गुड्स, इन्वेस्टमेंट के लिए हो तो क्या कहलाता है? कैपिटल गुड्स। बोथ आर फाइनल गुड्स। एग्जांपल, मशीन परचेज करी है, फैक्ट्री इंस्टॉलेशन। क्लियर है ये बात? सर फिनिश्ड गुड भी रॉ मटेरियल कहलाया जा सकता है। फिनिश्ड गुड रॉ मटेरियल, अगर हम हमारे लिए रॉ मटेरियल है, इसको मैं मशीन बना रहा हूं, तो मशीन मेरे लिए फिनिश्ड गुड्स है, सामने वाले के लिए कैपिटल गुड्स है, खरीद रहा है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसमें ना हर आइटम अलग जगह बनती है। कैप जो है वो अलग फैक्ट्री होती है, तो कांच की बोतल है उसका कैप होता है, वो अलग फैक्ट्री में बनती है। तो जो कैप बना करके बेच रहा है उसके लिए फाइनल गुड्स है, कोल्ड ड्रिंक वाले के लिए रॉ मटेरियल। 11th क्वेश्चन जी, 11th क्वेश्चन, गिविंग रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। पहला मशीनरी खरीदी है मशीनरी के डीलर ने, सो ये कंफ्यूजिंग है, मशीनरी खरीदना कैपिटल गुड्स होता है, लेकिन यहां पर कैपिटल गुड्स नहीं। मशीनरी के डीलर के लिए तो मशीनरी गुड्स है, नॉर्मल गुड्स, रॉ मटेरियल। तो इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि रीसेल करना है। सेकंड पॉइंट, हाउस होल्ड ने कार परचेज करी है, घर पर्सन ने कार परचेज करी। इट इज अ फाइनल गुड बिकॉज इट इज मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो सेकंड का आंसर गलत, सर डायरेक्ट कंजम्पशन गुड, कंजम्पशन गुड आएगा सर, ठीक कर लीजिए आंसर। अच्छा क्वेश्चन में बस ये पूछा हुआ था ना कि फाइनल गुड्स की कैटेगरी बताओ, फाइनल के अंदर ही आता है, इसलिए फाइनल आंसर ठीक लिखा हुआ है, वो भी गलत नहीं है, और स्पेसिफिक आंसर होता है कंजम्पशन। ठीक है ना, कंजम्पशन फाइनल की कैटेगरी होती है ना, फाइनल गुड्स के अंदर दोनों आते हैं, फाइनल कंजम्पशन और कैपिटल। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, और स्पेसिफिक आंसर है कंजम्पशन। वापस आगे जी फर्स्ट पेज पर, चार टर्म्स पढ़ लिए हमने, उन चार टर्म्स में जितने क्वेश्चन दे रखे थे काफी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि चार टर्म्स में ध्यान दीजिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल। हमने पढ़ा है कि 11th क्लास में सिंगल एंट्री चैप्टर के अंदर और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एडिशनल कैपिटल, ये वही
मिस्टर ए इन्वेस्टेड इन बिजनेस। क्वेश्चन आता था इन्वेस्टमेंट, याद करो तो पहला टॉपिक था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, उसमें आता था वर्ड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे आंसर में ना कैपिटल लिख के आते हैं, जबकि आना सेट होता था पर कैपिटल लिख के आते हैं। क्यों? बट उधर सर पैसा इन्वेस्ट कराना है इसने, उसे तो कैपिटल कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कैपिटल होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल नहीं एसेट बोलते थे, वजह ध्यान से देखो, कुछ टर्म्स ना रिपीट होती हैं, कुछ अकाउंट में भी वही टर्म है, इको में भी वही टर्म है। तो कई बार अकाउंट पढ़ रहे हैं इको वाली ध्यान है, या इको पढ़ रहे हैं अकाउंट वाली ध्यान है, तो डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। अकाउंट में इसका मतलब एसेट है, इको में इसका मतलब एडिशनल कैपिटल है। ये जो आपको लिखा है तो रटने वाला है, गलत मत करना है। अब लॉजिक पर आपको धीरे धीरे कि एसेट क्यों है और एडिशनल कैपिटल क्यों, समझे ध्यान से। अकाउंट्स में सर एसेट क्यों है? मुझे बताइए कि बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तब इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखते हैं, बिल्डिंग अकाउंट लिखते हैं। अकाउंट्स में जब मैं मशीनरी खरीदता हूँ तो पैसा मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं लिखता, मशीनरी वर्ड लिखता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखते कब नहीं होता? अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखते कब हैं? बताएं, 11th पास बैठे हैं आप सब। जब कंपनी के नाम पे कंपनी के पैसे से कुछ इन्वेस्ट करना है बाहर, बिल्डिंग भी तो वही कंपनी के नाम से, कंपनी के पैसे से। नहीं सर कोई किसी की कंपनी के बिल्कुल आपसे ये आंसर आ रहा है जी, आउट ऑफ बिजनेस पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब हम आउटसाइड बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, बिल्डिंग बिजनेस करूंगा उसके अंदर, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूंगा। अगर मैंने बिल्डिंग बेचने के लिए खरीदी है, तो मेरा चेयर बनाने की फैक्ट्री, कोई प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है सस्ते रेट में मैंने खरीद ली है, फ्यूचर में बढ़ेगी तो बेचूंगा, तो मैं उसको बिल्डिंग अकाउंट में लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं बिल्डिंग अकाउंट में लिखूंगा। अगर मैं उसी बिल्डिंग में चेयर रखूंगा अपनी, तो मैं बिल्डिंग अकाउंट में लिखूंगा, बिजनेस के लिए उसका। इन्वेस्टमेंट वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं अकाउंट्स में? क्योंकि हम अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिजनेस का पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के, अपनी ही प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है, इसलिए एसेट। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है वो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स में जो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड है इन्वेस्टमेंट। दोबारा समझो, सर मिस्टर ए एक बिजनेस चला रहा है, ए एंटरप्राइजेस इस्लाम, अब इसने 5 लाख रुपए लगा दिए, ये पैसे इन्वेस्ट 4-5 जगह और भी कर रहा होगा, जरूरत होना है कि ये बिजनेस कर रहा है। ए एंटरप्राइज में पैसा लगा रखा है, किसी बी में लगा रखा है, किसी जगह पार्टनर है, किसी जगह स्लीपिंग पार्टनर है, किसी कंपनी के शेयर वगैरह वगैरह, और ये पैसा लगा रखा हुआ है। तो मैं अकाउंटेंट अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैं इस 5 लाख रुपए को कैपिटल बुलाऊंगा, ठीक बात है। मिस्टर ए ने हो सकता है अपना एक पर्सनल अकाउंटेंट भी रखा होगा कि भाई मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, ध्यान नहीं रहता, सारा हिसाब रख, ठीक है। तो वो जो अकाउंटेंट है इस 5 लाख को एसेट बुलाएगा, इन्वेस्टमेंट बुलाएगा। समझ आ रही है बात? एडिशनल कैपिटल है, इसमें पैसा इन्वेस्ट कराना है, यहाँ पर इसमें तो इन्वेस्टमेंट ही है। ये अकाउंटेंट एसेट में लिखेगा 5 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करिए इन ए बी सी एंटरप्राइजेस, ये वाले अकाउंट कैपिटल बुलाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, आप समझने के लिए लिखा होता है एडिशनल कैपिटल, आपको तुरंत क्लिक करेगा एग्जाम में कि क्या वर्ड है। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड जब भी दिखाई दे तो क्या समझ जाएंगे, तो वहां पर एडिशनल कैपिटल, इसका मीनिंग एडिशनल कैपिटल लिख दीजिए। वैल्यू ऑफ एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल। सर फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल क्यों बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, लेकिन वो एक्चुअल में पैसा लगा नहीं ऑनर, वो किसी एंट्री से बढ़ रही है। यहाँ पर एक्चुअल में पैसा लगा फिजिकली, इसे फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल बोलते हैं, मतलब जो रियल में पैसा अपने घर से दुकान में लगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात?
नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, पढ़ चुके हैं सर बहुत अच्छे से हम। फिक्स जैसे प्रोडक्शन जो लगता है सेट की वैल्यू डाउन होती है, मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या मतलब? फिक्स्ड एसेट, ध्यान है ना, कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मीनिंग क्या होता है सर? रख रखाव, चीज को इस्तेमाल करते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, तो वैल्यू डाउन हो जाती है उसकी। दूसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड, चीज आउटडेट हो जाती है अगर, ऑब्सोलेंस मींस आउटडेटेड। एंड एफ्लक्स ऑफ टाइम, समय के बीतने से कोई चीज 3 साल पुरानी हो गई तो उसकी वैल्यू डाउन हो ही जाएगी, भले ही यूज ना कराओ, भले ही ऑब्सोलेट ना हो। It is also known as consumption of fixed capital. Fixed capital मतलब fixed asset, fixed consume हो रहा है, यूज हो रहा है, खर्च हो रहा है। Depreciation can be calculated by dividing fixed asset by life. ये पढ़ा था मैं लेवल में भी पढ़ा। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए कौन सा आंसर है? लास्ट वाला ऑप्शन डेप्रिसिएशन। लास्ट वाला ऑप्शन ये पढ़ाएंगे आप लोग। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का क्लियर हो गया? डाउट है किसी को? पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन नहीं है? बताइए कौन सा आंसर लग रहा? सेकंड वाला ऑप्शन। पहले चीज सर बाकी 3 तो हमने अभी भी पढ़े हैं डेप्रिसिएशन के अंदर। नॉर्मल वेरिएंट ईयर पढ़ा है ना अभी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस पढ़ी है अभी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पढ़ा है अभी। ये तो पक्का ऑप्शन है। बी ऑप्शन नहीं है सर। बी ऑप्शन का मतलब क्या है? मशीनरी का प्राइस डाउन होना में क्या मतलब? प्राइस क्या हम मार्केट प्राइस देखते हैं अपनी फिक्स्ड एसेट का? मार्केट में हमारी मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, हम देखते ही नहीं है, इसलिए ये डेप्रिसिएशन नहीं। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर ये अलग है। डिक्रीज इन द प्राइस, वर्डिंग पर जाएं, एम्फेसिस देखिए बी पॉइंट में कहा, प्राइस पर। ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है, किसी आइटम का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन इसलिए लग रहा है। और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। हम प्राइस देखते ही नहीं है सेट, ठीक है? नेक्स्ट नंबर आ गया जी फर्स्ट पेज पे वापस से। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, टोटल एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। इट इज आल्सो नोन एज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब सर टोटल कैपिटल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल कैपिटल। डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट से कैपिटल कम होती है, तो अभी घटाएं नहीं उसको, वो वाले कैपिटल। इट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंस भी घटाया नहीं प्रॉफिट में से कैपिटल में से, इसे ग्रॉस वर्ड बोल रहे हैं। नेट वर्ड में जब आएगा तो डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद। नेक्स्ट हम पढ़ें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही फर्क है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर रखा, नेट वाले में कर रखा। आगे लिखा हुआ है फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पर, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट, स्टॉक वेरिएबल्स
मतलब चेंज होगा, वेरी मतलब एबल टू वेरी, वेरिएबल का मतलब ये होगा। नो करेक्शन टू बी मेड हियर whose magnitude, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। आप लिख सकते हैं चाहे तो मैग्नीट्यूड की जगह पर वैल्यू, whose value is measured at a particular time। तो जो स्टॉक है उससे अगला पॉइंट है फ्लो। क्या फर्क है इन दोनों में, जो पीरियोडिक में और पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट में। स्टॉक का मतलब इस दिन ये पोजीशन है, फ्लो का मतलब इस पीरियड में ये पोजीशन रहेगी। स्टॉक का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो का मतलब पीरियोडिक। बताइए इनकम पॉइंट ऑफ फ्लो होता है क्या स्टॉक होता है? फ्लो होता है। दो आइटम जो होती हैं इनकम और एक्सपेंस, ये हमेशा फ्लो होती हैं। एसेट लायबिलिटी कैपिटल ये स्टॉक होती है। ट्रेडिंग और पीएनएल ये फ्लो होते हैं, इसलिए फॉर द ईयर आता है। बैलेंस शीट स्टॉक होती है, वो एज ऑन आता है। आप ये नहीं बोलोगे मेरी 31 मार्च की इनकम है, आप बोलोगे मेरे इस ईयर की इनकम। आप ये नहीं बोलोगे मेरी 14 अप्रैल की कितनी सैलरी का एक्सपेंस है, आप ये बोलोगे मेरी अप्रैल के महीने का एक्सपेंस है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि 15 अप्रैल को मेरे पास 4 लाख की बिल्डिंग है, 3 लाख की मशीनरी है। समझ में आ रही है बात? स्टॉक का मतलब एज ऑन डेट क्या पोजीशन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं एज ऑन। स्टॉक में क्या होता है अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं एज ऑन। एग्जांपल बैलेंस शीट, एग्जांपल एसेट लायबिलिटी कैपिटल। और फ्लो वाले में पीरियोडिक, एग्जांपल इनकम एक्सपेंस। जितनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज होगी इस कोर्स के अंदर उतना ज्यादा आसानी से रिमाइंड होगा रिवीजन के टाइम। स्टॉक में तो बिल्कुल स्टॉक में है ना, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, इस डेट पर मेरी स्टॉक है, ये पोजीशन। तो एसेट भी ऐसे ही होता है। तो सपोज मेरे पास बिल्डिंग पूरे साल रही, मैंने 30 मार्च को बेची, 31 मार्च को बैलेंस शीट में नहीं आएगी, तो फ्लो वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, ये पूरे साल है। वो पॉइंट ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो स्टॉक वेरिएबल होते हैं। वेल्थ, एसेट, मनी, इन्वेंटरी, ये सब स्टॉक वेरिएबल है। और लिखा हुआ स्टॉक वेरिएबल इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेटेड सम ऑफ फ्लोज। पूरे साल पैसा आता रहा, एसेट बन गई, पूरे साल पैसा जा गया, उससे लायबिलिटी बन गई, मतलब फ्लो की वजह से बन रहा है स्टॉक। एसेट लायबिलिटी इसमें नहीं है, मैं सिर्फ समझने के लिए आपको वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं बार-बार। फ्लो variables whose value, magnitude मतलब value, is measured over a period of time। अभी पीरियोडिक कॉन्सेप्ट आ गया, वो फ्लो वाले। नेशनल इनकम, इनकम पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। चेंज इन स्टॉक, स्टॉक वाला वर्ड आएगा। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब इस डेट पर क्या पूछने की बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से के अंदर कितना चेंज आया, पीरियड की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 6। बताइए इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है? एसेट्स फ्लो नहीं। बाकी देखिए इनकम, सेविंग, कंजप्शन की फ्लो कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट है। इतने टाइम की सेविंग, इतना टाइम की इनकम, इतना टाइम का खर्चा, तो बाकी फ्लो कॉन्सेप्ट। अब लिख सकते हैं ऐसे जो आंसर है टेबल में ब्रैकेट में स्टॉक यहां रहेगा, है ना। फ्लो नहीं तो है क्या? स्टॉक। कंजम्पशन कैसे फ्लो हो रहा है? पीरियोडिक एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस पीरियोडिक होते हैं। मेरे अप्रैल महीने की सैलरी का खर्चा 14 अप्रैल की सैलरी खर्चा नहीं होता। वापस से पेज नंबर 2 पर आ गए हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
It refers to continuous flow of goods and services and money between firms and household in two sector economy. Money कैसे कैसे flow कर रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में. It is circular in nature. It has neither any end nor any beginning. Real flow shows the flow of produced goods and services and factor service between firms and household. सर्कुलर फ्लो का सिंपल सी बात क्या है सर, मैं आपसे कमा रहा हूँ, उस पैसे को मैं खर्च करूंगा, कोई मेरे से कमाएगा, उस पैसे को वो खर्च करेगा, वो किसी उससे कमाएगा, ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है. हर एक इनकम से होती रहती है. कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है सर्कुलर फ्लो, एक से दूसरे की इनकम, दूसरे से तीसरे की इनकम, तीसरे चौथे की. मनी फ्लो शोज द फ्लो ऑफ कंजम्पशन, मतलब पैसे जो फ्लो किस वजह से कोई कंज्यूम करेगा, इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा करेगा. एंड फैक्टर पेमेंट पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर क्या होता है. बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड, सेलर फर्म हो गई, हाउसहोल्ड बायर हो गया. लीकेज क्या है, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रखा है. इट इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टैक्सेस, सेविंग्स, इनपुट्स. सर खर्च करते रहे हम सब, मैं कमा रहा हूं खर्च कर, आप कमा रहे हो खर्च कर, आप कमा रहे हो खर्च कर, तो इस फ्लो चलता रहेगा. फ्लो में से पैसा निकल रहा है, लीक हो रहा है, ये जो पाइप चल रहा है इसमें कैश घूम रहा है, ये पाइप लीक कर रहा है कैसे, ये कहीं पैसा निकल के वापसी ना आए. तो मेरे पास भाई आपने मुझे पैसे दे दिए, वो मैं आगे किसी को दूंगा, तो ये जो घूम रहा है कौन ज़्यादा पैसा नहीं घूम रहा. ये जो मैंने आपसे पैसे लिए, सपोज मैंने 1 लाख रुपए फीस ले ली, तो मैंने 20,000 रुपए टैक्स के भर दिए, तो मैं 80,000 खर्च कर पाऊंगा, तो 20,000 लीक हो गए इस फ्लो से. 1 लाख रुपए फीस ली, उसमें से मैंने 30,000 रुपए की एफडी कर, तो मैं 70,000 रुपए खर्च करूँ, 30,000 रुपए लीक हो गए इस फ्लो से. ठीक है. पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10. एग्जाम्पल बताना है जी लीकेज का. ए ऑप्शन कोई तो पढ़ाया मैंने, सेविंग और टैक्स. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इंजेक्शन. इंजेक्शन क्या होता है सर, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी कुछ है उसमें कुछ और चीज ऐड हो जाती है. तो हमारे जो पैसों का जो पाइप चल रहा है, लीकेज में तो पाइप लीक कर रहा था तो पैसे कम हो रहे थे, हमें पाइप के अंदर इंजेक्शन से और पैसा डालना तो कैश फ्लो बढ़ रहा. तो कोई ऐसी चीज जिससे हमारा सर्कुलर जो कैश चल रहा है वो बढ़े. इंजेक्शन, it is the amount of money which is added to the circular flow of income, government expense investment. गवर्नमेंट सर इन्वेस्टमेंट करती है एक्सपेंडिचर करने के लिए किसी चीज पर, फ्री चीजें बंटवा दी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर के आती हैं, इनिशिएटिव लेकर के आती हैं, टैक्स फ्री पॉलिसी लेकर के आती हैं, तो गवर्नमेंट खुद खर्चा कर रही है उसके ऊपर. तो जो पैसे का फ्लो चल रहा था उसमें और पैसा आ गया गवर्नमेंट की साइड से, बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया कैश का. और एक्सपोर्ट से. नेक्स्ट इकोनॉमिक टेरिटरी. इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, हमको इनकम वगैरह के नेशनल के क्वेश्चन भी आएंगे नेशनल क्लासेस से. तो इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब हमारी जो इंडियन टेरिटरी के अंदर क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा ये भी डिस्कस करना है इसके अंदर. इकोनॉमी को डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं. ज्योग्राफिकल एरिया जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, जिसके अंदर हमारे गुड्स, पर्संस और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं. मतलब मैं दिल्ली से यूपी में जाना चाहूँ फ्रीली आ जा सकता हूँ, किसी और कंट्री में जाना चाहूँ तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फाउंडेशन. तो अपने एरिया के अंदर गुड्स या पर्सन आ जा सकते हैं, वो हमारे एरिया है. क्या क्या एरिया में क्या क्या कवर है इसके अंदर ऑप्शन पढ़ने नहीं जा रहा. पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस. वाटर में भी हमने बांट रखा है, जितना इंडिया का पोर्शन है इतना अदर कंट्री का पोर्शन है. तो जो अपने कंट्री के अंदर आता है डिफाइन है. पॉलिटिकल में जो मतलब पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग जो रीजंस फिक्स कर रखे हैं. एम्बेसीज, हर कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्बेसी होती है. जैसे इंडिया दिल्ली के अंदर फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसी है,
इंडियन की एम्बेसी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो वो जो एरिया है वो अलग कंट्री की हैसियत किया जाता। ध्यान से सोचिए जी, सुने। यूएस के किसी पर्सन की कोई एम्बेसी बना रखी है हमने दिल्ली के अंदर, सपोज कोई 500 गज की जगह दे रखी है उसको, वो यूएसए की एम्बेसी होगी, तो उस 500 गज को ना इंडिया का पार्ट माना नहीं जाता, वो इंडिया का पार्ट नहीं। अमेरिका में कोई 500 गज की जगह इंडिया वाले को दे रखी है इंडियन एम्बेसी के लिए, तो वो इंडिया का पार्ट है। इस चीज को एम्बेसी कॉन्सेप्ट क्या है सर? फॉरेनर्स जो हैं, जो हमने फॉरेन की एम्बेसी बना रखी है, हर कंट्री की बना रखी है अपने पास, क्योंकि एग्रीमेंट होते हैं अदर कंट्रीज से, बिजनेस के एग्रीमेंट होते हैं, वो सब डीलिंग्स होती है, मीटिंग्स होती हैं, वो सब एक प्रॉपर प्लेस बना रखा है कंट्री वाइज। कमाल की बात उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो लर्न करने वाली चीज है, वो ये है कि दिल्ली के अंदर कोई एरिया है, कोई यूएस एम्बेसी घोषित कर रखा है, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। और अमेरिका में ऐसी कोई इंडियन एम्बेसी बनी हुई है, तो वो इंडिया का पार्ट है। ध्यान रहेगा सर, इक्वल लैंड बता रहे हैं किसी का? हाँ जी, इक्वल लैंड बता रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। एग्जांपल दो। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड। कॉन्सुलेट्स क्या होता है सर? जब एम्बेसी, एक एम्बेसी ना सफिशिएंट नहीं पड़ रही है, तो छोटी मोटी और एम्बेसीज बोलती है, उसे कॉन्सुलेट्स कहते हैं। इस कंट्री से ज्यादा बिजनेस डीलिंग है, उससे ज्यादा काम पड़ता है, ज्यादा उसके पर्सनस चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। सी पॉइंट, शिप्स, एयरक्राफ्ट जो इंडियन रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर कंट्री, क्योंकि जो सर शिप में काम कर रहा है वो इंडियन है, वो तो फॉरेन कंट्री में घूमता रहता है, शिप चलाता रहता है। डी पॉइंट, फिशिंग वेजल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, यहाँ से गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिग्स वो होती है जो रेजिडेंट ऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल वाटर में, एंड को वहाँ से निकालते हैं। ध्यान रखें, ये टर्म्स जो हैं ये अलग अलग टर्म्स हैं, न्यू टर्म्स है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसको हमें लर्न करना है, स्पेलिंग लर्न करनी है, स्पेलिंग को भी रखनी होनी चाहिए। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कौन सा आंसर सही? लास्ट वाला। बताया था मैंने अभी कि दिल्ली के अंदर अगर कोई फॉरेन की एम्बेसी खुली हुई है तो इंडिया का पार्ट नहीं। बताया था ना कि ये तो क्लास वाला फॉरेन की एम्बेसी दिल्ली के अंदर, फॉरेन बैंक अगर तो फॉरेन बैंक में सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं। तो इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं जो फॉरेन बैंक हैं, तो इंडिया के अंदर इंडिया का पार्ट है, क्यों इंडिया का पार्ट नहीं होगा? सैमसंग की कंपनी इंडिया के अंदर, उसकी ब्रांच तो इंडिया का पार्ट नहीं, क्योंकि इंडिया का पार्ट है कि नहीं? सिर्फ एम्बेसी वाले कॉन्सेप्ट में है ये। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16। बताइए कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन दोनों सही है सर। ज्योग्राफिकल कैटेगरी और इकोनॉमिक कैटेगरी दोनों ऑप्शन सही हैं। जनरली ऐसा ऑप्शन आता नहीं, या तो सी ऑप्शन ऐसा मिलेगा ए एंड बी बोथ, या ए फिर कोई भी टिक करना है तो उसे मिलेगा, और बोथ भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं सर, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्री के रेजिडेंट कौन कहलाता है? ये लिखा हुआ है इसके अंदर, पेज नंबर 2 पे वापस आकर। इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिजाइड्स इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर रहता है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। ये क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कमाई, कमाई का जरिया।
इंडिया में रहता है, कमाई का जरिया इंडिया से है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है। ये टर्म इस्तेमाल होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए हम टर्म्स का मीनिंग सीखें। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के। पहला ऑप्शन है सर पैदा इंडिया में हुआ है, बी ऑप्शन रहता है इंडिया में, सी ऑप्शन सिटीजन इंडिया का है, डी ऑप्शन रहता है, कमाता है, खर्च करता है, यही जोड़ता है। लास्ट ऑप्शन ठीक है। तो हमें अर्निंग फोकस रखा हुआ है, यहाँ अर्निंग का सोर्स इंडिया से होना चाहिए, तो अर्निंग इंडिया में कर रहा है, तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया का है। चलो कितना करते हैं तो उसको रिवाइज करके कल से इसको हम करते हैं।